कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपके प्रोग्राम में बातें होती हैं खुलकर और आपको वो पता चलता है जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज भी कुछ ऐसी बातें होंगी इस प्रोग्राम में। आप देखिए, दिल्ली में संसद चल रही है, बिहार में विधानसभा का सत्र जो है वो अभी खत्म हुआ है। लेकिन हंगामा किस बात पर था सबसे ज़्यादा? वोटर के नाम पर, वोटर लिस्ट के नाम पर, चुनाव आयोग के नाम पर। और बिहार इलेक्शन में शायद ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। ये वो चीज़ें जो हमको दिखती है। इसके अलावा बिहार के चुनाव का कोई और डायमेंशन भी है क्या इस बार? और क्या वो डायमेंशन हिंदुत्व हो सकता है? बिहार के चुनाव में क्या इस बार हिंदुत्व चलेगा? और ऐसा वैसा हिंदुत्व नहीं, ढुलमुल वाला, पक्का हार्डकोर हिंदुत्व। क्या बिहार में उस लीग पर चलने वाला वोटर भी है, या अगर एनडीए बीजेपी उस तर्ज पर चलना चाहे तो क्या बिहार की जनता उसके लिए तैयार है? इसकी बात हम लोग आज करेंगे। और हमने आज ये टॉपिक क्यों लिया है, ये आपको जब मैं मेहमानों से मिलवाऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा। हमारे साथ आज प्रोग्राम में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं अश्विनी चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री। बहुत स्वागत सर आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, ये तो आप आए तो तय था कि शुरुआत तो यहीं से होगी। तो मुझे ये बताइए, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों पूछ रहा हूं, इन्हीं से क्यों पूछ रहा हूं ये इसीलिए अश्विनी जी ने या उनकी संस्था ने कही है, अभी बीते दिनों एक बड़ा कार्यक्रम जो है पटना में कराया था, पटना गांधी मैदान में, और उसको नाम दिया गया था विराट विश्व सनातन संस्कृति महाकुंभ। भारत भर के, दुनिया के बड़े बड़े धर्माचार्य, कथावाचक सब उसके अंदर आए थे। जो बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हैं, गवर्नर उसमें थे, कुछ मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। तो वहाँ जो बातें हुई, जैसे वहाँ पर आजकल जिन कथावाचक की सबसे ज़्यादा डिमांड है या चर्चा रहती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको हम बाबा बागेश्वर कह लेते हैं, वो तो हर जगह जाके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो उन्होंने वहाँ भी वही कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार पहला राज्य होगा जो कि हिंदू राज्य होगा। फिर उन्होंने अपने अंदाज में और बातें कहीं कि मैं पदयात्रा भी करूंगा, मैं बिहार आता रहूंगा, मेरा आना खलता है लोगों को, लेकिन मैं आऊँगा। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा जो सनातन को काटना चाहेगा वो स्वयं कट जाएगा। ये मतलब सर, ये जैसे मैंने कहा ना, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की कैटेगरी में नहीं आता, ये तो कट्टर हिंदुत्व वाली बात है। देखिए, हिंदुत्व जो होता है वो बराबर राष्ट्रत्व का पहचान है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू एक संस्कार है, हिंदू एक संस्कृति है। वो राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में हम उसको मानते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। आपने गांधी जी को उसमें सुना होगा, उन्होंने कहा है हिंदूज आर कवर्ड्स एंड मुस्लिम्स आर बुलेट्स। ये गांधी जी की किताब में। तो हिंदू कभी कट्टरता की ओर नहीं जाता। हिंदू तो आज भी सहमत है गांधी जी की उदार चरिताराम वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। पूरा वसुधा का कल्याण। मैं गांधी जी का कोट पूरा कर देता हूं। उन्होंने कहा था, अंबेडकर साहब ने कहा था ये, कि एन एवरेज मुस्लिम इज अ बुली, एन एवरेज हिंदू इज अ कावर्ड। गांधी जी ने कहा। आज मानते हैं, आज भी सही बात है ये जी? आज भी सही मानते हैं आप इस कथन को? नहीं, मैं दूसरा मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि हिंदू का, मैंने उदार चरिताराम वसुधैव कुटुंबकम, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। वसुधा का कल्याण न भूलो, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलो। हम तो वसुधा के कल्याण के लिए हैं, हम स्वार्थ के लिए नहीं आते। और इसलिए हिंदू कभी स्वार्थी नहीं होता। हिंदू सनातन है, हिंदू सार्वभौमिक है। हिंदू कह सकते हैं कि जो समावेशी है जी। हिंदू कभी, हिंदू स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थ के पीछे नहीं नेता तो स्वार्थी होता है ना, उसको तो चुनाव जीतना है।
भाई अब नेता आपको कुछ बिहार हो का सकते चुनाव हैं, जीतना है। ये आपका कहना सही है, नेता कुछ हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव से हिंदुत्व जो होता है एक संस्कार है, हिंदू राष्ट्रीय संस्कृति का एक पर्यायवाची चीज है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा जो इन्होंने पूछा, वो आपको लगता है? और होगा तो क्या जल्द होगा, कब होगा? मुझे लगता है कि ये जो मैं पहले ही कहा कि हम भारत को क्या मानते हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई हमारी ये सदियों से प्राचीन हमारी पद्धति रही है, हमारी वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, हमारे सारे जितने ऋषि मुनियों ने, ये धरती त्याग की धरती रही है, ये धरती बलिदान की धरती रही है, ये धरती शुरू से ही संस्कार की धरती रही है। तो फिर हम भारत को राष्ट्र मान के चलते हैं, राष्ट्र इदम नोमम इदम राष्ट्र स्वाहा जी। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, हम राष्ट्र को, तो भारत राष्ट्र है, भारत और हिंदू भी है। भारत, भाई मैं कह रहा हूँ सनातन क्या, हमारा विचार क्या, हम सनातन जो है, हम सनातन संस्कृति के पोषक हैं और सनातन ही हिंदुत्व है। तो इतना इसमें बड़ा कहीं दो कार्यक्रम मत आपको नहीं। आपने क्यों किया? किसको याद दिला रहे थे आप कि हम सनातन संस्कृति से हैं, या चुनाव में जरूरी था? देखिए सौरभ जी, आपने शायद अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आप जाएंगे, मैं लगातार 2020 के पहले भी और मैं जब से राजनीति में आया हूँ, तो मैं सनातन के मूल भावना को कभी नहीं छोड़ता। ये तो मुझे देवेंद्र बता रहे थे अभी। राजनीति करो और राज धर्म का केवल पालन करो और नीति को अलग करके करें। हम नीति नियति नेक मान के चलते हैं। तो राजनीति में राज करो और नीति धर्म का पालन न हो तो वो राजनीति सचमुच में उसको लोग कहते हैं कि वैधव्य मैं के तो आपसे समान हो सीधे जाता सीधे है। पूछ रहा हूँ ईश्वरी कि ये चुनाव आप धर्म पर लड़ने वाले हैं? मैं फिर कह रहा हूं, धर्म तो कर्म होता है, बिना धर्म का तो कुछ कर ही नहीं सकते। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, धर्म ही कर्म है। नेता को घेरना कितना मुश्किल काम होता है, पता लग रहा है ना आपको? 3 बार पूछ लिया हम लोग, और एक बार भी ये नहीं कहा है कि हाँ भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मतलब सिर्फ कहने के लिए आज से आया। भाई उनके मंच पर हर किसी ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मंच तो आपका ही था। पर भाई, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ, उस पर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसमें मुसलमानों की भूमिका कैसी होगी। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से ये सवाल पूछा था अच्छा, कि एक इंटरव्यू में मैंने कुछ समय पहले, 1 साल पहले, कि आपकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें मुसलमानों का क्या रोल है। तो उन्होंने कहा हम समावेशी हैं, सब है, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये भी दोहरा दिया। तो ये तय करना होगा। क्या पिछला चुनाव बिहार में, चलिए चुनाव की बात करते हैं, पिछला चुनाव क्या हिंदुत्व पे नहीं लड़ा गया बिहार में? क्या आप वोट परसेंटेज देखो, 20 का चुनाव हिंदुत्व पे था। हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व की सारी बातें थी वहाँ। 2000 आप डेवलपमेंट भी थे, हिंदुत्व भी था, क्यों नहीं था? अगर हिंदुत्व पे इतना ज़्यादा नहीं बोला गया होता तो वैसे कैसे 5 सीटें ले आते? पोलराइजेशन हुआ था उसमें। तो ये बात, और क्या परसेंटेज क्या रही थी? 0.01% से शायद फर्क था दोनों, 12,000 वोट का अंतर था दोनों उसमें। तो ये तय करना होगा कि आप हिंदुत्व की बात करिए, बहुत सही बात है, हिंदू राष्ट्र की आपको बात लगता है बिहार हिंदुत्व की राजनीति के लिए फर्टाइल है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कि आप बिल्कुल हिंदुत्व के नाम पर और सब कुछ बाकी छोड़ दोगे और सिर्फ हिंदुत्व कहोगे तो आप चुनाव जीत जाओगे। राजनीति के लिए बाकी काम भी करने पड़ेंगे, सड़क भी बनानी पड़ेगी, वहाँ पे काम धंधा भी ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पे 1 करोड़ जो बच्चे जो बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नेता भी तय करना पड़ेगा। नेता भी तय करना पड़ेगा। वो मैं पूछ रहा था जैसे कि जो अभी आप नीतीश जी के उस पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या सही है? जनता मानेगी? नीतीश जी को तो आपने ऑफर दिया था, नीतीश जी को कहा कि वो तो अब बिहार से बड़े हो चुके हैं तो अब उनको उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। आप उनको जो साइडलाइन करना चाह रहे थे, बिहार से बाहर करना चाह रहे थे। मैं किसी को साइड नहीं करता हूँ जी, मैं तो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर शुरू से चलता हूँ और मैं सबको सबके प्रति हमारी आस्था भी है। मैं किसी को साइड लाइन करना नहीं चाहता हूँ और ये भूल होगी। हाँ, इतना जरूर है, मैं उनको अपना दर्पण जरूर दिखाना चाहता हूँ। तो क्या दिखता है आपको आईने में उनके सामने जब आईना रखते हैं? अब वो तो वो समझेंगे। या आप फिट मानते हैं उनको जरूर मुख्यमंत्री फिट पद मानते के? हैं, तभी तो हमारी पार्टी ने उनको स्वीकार किया। वो फिट है, वो अनफिट होते तो पार्टी क्यों उनको स्वीकार करती?
वो विचारों में फिट है, मजबूरी है। हमारी पुरानी गठबंधन रही है, हमने अटल जी के वक्त से ही गठबंधन धर्म का पालन किया है, भारतीय जनता पार्टी बराबर ही। आपकी मजबूरी है नीतीश जी। नहीं देखो, मजबूरी तो राजनीति में मजबूरी नहीं होता है। राजनीति में मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मजबूरी अगर राजनीति में मान लेंगे तो फिर सही मजदूरी नहीं मिलेगा। तो भाई राजनीति में फिर बिहार से बाहर मजबूरियां तो दिखाई दी ना, पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेना, किसी और के साथ कर लेना। कौन सी विचारधारा मिल रही थी उनके साथ आप? देखिए, विचारधाराओं की हमारी, मैं वो परिस्थिति जब होता है तो परिस्थिति के अनुसार हम कुछ काम कर लेते हैं। आप कहेंगे विचारधारा भी हमारी मजबूरी नहीं है। लेकिन विचारधारा हमारी नहीं बदल सकती। हम तो उसी मूल विचारधारा को लेकर के चले हैं, जब एक थे उस समय भी, जब आज हम सैकड़ों में उस समय भी, हमारी विचारधारा एक है। तो मैं ये देवेंद्र से ही पूछ लेता हूँ, क्या आपको बिहार में कोई हिंदुत्व प्लान नजर आ रहा है क्या, एनडीए का या बीजेपी का? देखिए, ये कोशिश कुछ नेताओं के द्वारा तो रहती है, जैसे, और ये नेता ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रहे हैं, ये शुरू से ये लोग ऐसे हैं और इसी विचारधारा के आधार पर इन्होंने राजनीति की है। बिहार में जब नीतीश कुमार फुल फॉर्म में हुआ करते थे, गठबंधन की सरकार, उसमें भी ये मंत्री थे, या गिरिराज सिंह मंत्री थे, और मुखर तरीके से वो लोग हिंदुत्व की बात तब भी करते थे। और दूसरी चीज़, इनके कार्यक्रम को देखिए, या गिरिराज सिंह बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने जो कार्यक्रम किया, जो यात्रा निकाली, वो एकदम हार्डकोर हिंदुत्व वाला मसला था, और जिस तरह की बातें उसमें कही जा रही थी, पार्टी ने लेकिन टॉप लेवल से उस यात्रा को बीच में रोका भी। यात्रा के दूसरे भी चरण होने थे, वो नहीं हुए। तो उसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी की वो लाइन नहीं है। लेकिन बिहार के एक पॉकेट की बात करें अगर सीमांचल में, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 जिलों में से किशनगंज में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, वहाँ तो मुस्लिम लगभग 70% के आसपास हैं। बाकी 3 जिलों में हिंदुत्व के पॉलिटिक्स का ही फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत चंक में हैं। जब तक दूसरे तरफ, अब वो एकदम पोलराइज रहते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू, वो तो पोलराइज रहते ही हैं। ऐसे में काउंटर पोलराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है बीजेपी के चुनावी सफलता के लिहाज से, और वो एक फायदा होता है, क्रॉस स्टेट नहीं। ये कोई महाराष्ट्र जैसा नहीं होने वाला, लेकिन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो एक रहोगे, नहीं, वैसा नहीं, वो एक क्रॉस स्टेट, उसमें क्योंकि जेडीयू, आपकी जो प्रमुख साझेदार है जेडीयू, वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, वो तुरंत से ही उसके, और अगर उस तरह से करना होता तो उस यात्रा, जैसे गिरिराज जी की यात्रा की बात मैंने जो कही, वो यात्रा एकदम निकला होता पूरे स्टेट में, पार्टी पूरा ताकत लगाती, उसको डिसोन, उस यात्रा को डिसोन कर दिया एकदम पार्टी की तरफ से, बीच में उसको रोका गया। चौबे जी के कार्यक्रम को कैसे देखा पार्टी ने? इनका जैसे कार्यक्रम, क्योंकि इस विचारधारा पे चलते रहे, लेकिन पार्टी ताकत नहीं लगाई होगी इनके कार्यक्रम के लिए, ये ज्यादा बेहतर। बड़े बड़े लोग थे, मुख्यमंत्री भी थे उसमें, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री, गवर्नर, सब थे। इसलिए मैंने कहा ना कि गवर्नर साहब, मैं तो कहता हूँ 4 घंटा वो मंच पर है, और जो सनातन की बात उन्होंने कम शब्दों में कहा, मुझे लगता है शायद कोई भी हिंदू नेता उस बात को नहीं कह सकता है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी उन्होंने कहा, जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज नीचे आ गए थे, उनको खबर मिल गई, तो उन्होंने बुला के मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में वो एक संत आए हैं, मेरे राज्य में मंच पर आए, और मैं मंच पर बैठा रहो, नीचे खड़े रहेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, चौबे जी मुझे नीचे ले चलिए। मैंने कहा, अरे आप प्रोटोकॉल में हैं, आप राज्यपाल महोदय आप रहिए, और जिद करके उन्होंने नीचे वहाँ गए, उनको लेकर के आए। ये है, मैं कहता हूँ, मैं आभारी हूँ, और सचमुच में सनातन, उन्होंने मुझे उस दिन भी मुझे बताया, एक मुस्लिम नेता से मैंने सनातन की सीख फिर से दोहराया। ये है सनातन, ये है सत्कार, ये है संतों का सम्मान। तो मुझे लगता है कि भारत संतों का देश है, सनातन का देश है। लोगों ने कहा कि क्योंकि संस्कार का देश है। उसी जगह पर पटना में गांधी मैदान में कुछ दिनों पहले वक्फ को लेकर के एक बड़ी रैली हुई थी, इमारतें शरिया ने की थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी गए थे। ये उसका जवाब था क्या? मुझे लगता है किसी का जवाब नहीं था, ये लाजवाब था। ये जवाब नहीं, ये लाजवाब था। गगना करम, गगन का आकार कैसा, गगन के जैसा। सनातन का आकार किसी के जवाब के जैसा नहीं। सनातन तो शाश्वत है, चिरंतन है, सदैवैती है। वक्फ वाली रैली तो चुभी होगी ना आपको। लेकिन देखिए, वक्फ वाली रैली जो असंवैधानिक था, जो संविधान के अनुकूल नहीं था, और जहां भद्दी गालियां दी जा रही थी, और जो पार्टी के लोग गए थे उतने भड़काओ, नारा, उकसावा, और उतना ही नहीं, राजद के नेता गए थे, भड़का रहे थे लोगों को, तुम कट जाओगे, तुम यहां से भगा दिए जाओगे, ये सब बात बोल रहे थे। और कुछ तो मैंने देखा,
वहाँ पर उस दिन मंच पर पता नहीं टीवी में देख रहा था कि कुछ लोग गौकटी करने वाले लोगों का भी बहुत सम्मान हो रहा था, ऐसे लोग भी थे। लेकिन हमारे मंच पर मुस्लिम थे, एक सनातनी चेहरा था, हमारे राज्यपाल महोदय थे, आप सोच सकते हैं, और 4 घंटे थे। सावन में मटन पार्टी करते हैं, कर रही है आपके अभी जेडीयू। देखो उस पर नहीं बोलते आप। और तेजस्वी खा रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध। मैं कौन क्या करता है इसको मैं नहीं जानता हूँ। अब कौन क्या करता है मैं उस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, ये जरूर है कि सावन का शुद्ध महीना होता है, सब लोग जानते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे लोगों पर उसका गलत अपने प्रभाव। सहयोगियों के कृत्यों को ओन नहीं करते आप। हाँ? मैंने कहा सहयोगी जो कृत्य करते हैं उनको ओन नहीं करते आप। नहीं, सारे कृत्यों को हम ऑन नहीं कर सकते। सरकार उनके साथ चलाएंगे। हाँ, सरकार तो भाई देखो, परिवार में पति पत्नी भाई बहन सब रहते हैं, क्या सभी के कृत्य को सब लोग मानते हैं क्या? आप बताओ मुझे, ऐसा होता है क्या? मतभेद होते हैं। गलत या सही तो बोलते हैं ना कि हाँ ये गलत किया तुमने, नहीं ये ठीक किया तुमने। तो बोलना, जहां मंच पर बोलना है, जहां कमरे में बोलना है, जहां बोलना है वहां बोलते हैं, इसमें कहाँ दो पर। अरे अब देवेंद्र मुझे बता दे, आगे बढ़ते हुए, ये वैसे आप पूछना सीधा आपसे चाहिए था, लेकिन आप फिर गोल कर जाएंगे बात को, इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ पहले। ये पार्टी से नाराज है या पार्टी इनसे नाराज है? अभी वो पिक्चर बड़ी चली, आपने देखी होगी, पिछले कुछ दिनों पहले ही तो एक बीजेपी की बड़ी बैठक थी वहां पर, और प्रधानमंत्री जी जब गए थे तब की नहीं, राजनाथ जी जब गए थे। हाँ, तो उसमें अच्छा मंच वाली, कार्य समिति वाली। हाँ, तो आप पहले स्टेज पे गए, फिर आप स्टेज से नीचे आके थोड़ी देर बैठे, फिर आप चले गए, और सब मीडिया पूछता रहा, आप नाराज होके जा रहे हैं कि मंच पर जगह नहीं थी बैठने की। एक बार पहले ये फिर राजनाथ जी को मिल गए, फिर इनके साथ क्या था, जैसे बक्सर के ये सांसद थे उसी हिसाब से केंद्रीय मंत्री भी थे। मूलतः ये भागलपुर इनका क्षेत्र रहा है, लेकिन क्योंकि भागलपुर की सीट जेडीयू के हिस्से में चली गई थी तो इसके चलते इनको बक्सर शिफ्ट होना पड़ा था। और इनका टिकट क्यों कटा, ये मुझे लगता है कि यही अगर जानते हो तो जानते हो, पार्टी में इस बात को लेकर कोई ठोस जवाब समझ में नहीं आया कि आखिर किस वजह से अश्विनी चौबे जी का बक्सर में टिकट कटा, और वो सीट बीजेपी लूज की पिछले लोकसभा में। तो अच्छा, इनको अगर टिकट मिला होता तो पार्टी में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, बक्सर से ग्राउंड रिपोर्ट आती थी कि वो सीट बीजेपी बहुत आसानी से जीतती। तो स्वाभाविक तौर पे इनका टिकट कटना पार्टी के किसी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा रहा होगा। वो अंदरूनी राजनीति क्या थी, किसको इन्होंने नाराज कर दिया, किसको इन्होंने क्या बोल दिया, वो ये ज़्यादा बेहतर बता। किससे नहीं बनती आपकी पार्टी में? मुझे लगता है मेरी सबसे बनती है। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा। आपने कहा मुझे भी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया, और उसके बाद आपने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। नहीं, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लिया मैंने तो अखबार में पढ़ा। नहीं, चुनावी राजनीति में, चुनाव में मैंने दोनों ही चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में, जहां भी चुनाव में मैं खुल करके जाकर के चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए काम लड़ना। नहीं, चुनाव लड़ना तो जब मैं चुनाव में टिकट नहीं मिला तो मैं लड़ता कैसे आगे लड़ेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने सच में पढ़ा कि ये आपने सही पढ़ा, ये आपने सही पढ़ा है। और मेरी ये मान्यता थी, मेरा कोई आज से नहीं, अचानक नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं नानाजी देशमुख को अपना मानता हूं कि हमारे पार्टी के बड़े नेता रहे और एक मार्गदर्शक रहे। तो राजनीति में एक लंबे समय के बाद राजनीति में सक्रिय बनकर के रहूंगा, लेकिन मैंने पहले जरूर कहा है कि मैं उम्मीदवार नहीं बनूंगा, इसमें दो मत नहीं। उसके आगे क्या कहा आपने? और मैं सक्रिय राजनीति में, मेरी राजनीति में जितना विश्वास है, जितना कर्तव्य है, और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी नाराजगी की बात क्या करते हैं? पार्टी के हम कार्यकर्ता, मुझे जो पार्टी ने दिया है आज तक, मैं इसको हाजिर नहीं। उसके बाद क्या कहा था आपने कि मतलब उसके बाद एक और स्टेटमेंट आपका बड़ा चला था ना? मेरा कोई स्टेटमेंट पार्टी के विरुद्ध कभी नहीं चला। मैंने ये कैच पकड़ने के लिए हाथ ऐसे रखा हुआ है। नहीं, मेरे पार्टी के विरुद्ध कभी नहीं। आप पार्टी के विरुद्ध नहीं कहा? हाँ, आपका एक स्टेटमेंट वायरल था। और कौन सा बताइए स्टेटमेंट, कौन सा वायरल? 70 साल की आयु के बाद नेताओं को चुनावी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब इनकी बात सुन ली क्या संघ प्रमुख ने? वो भी यही बात कह रहे हैं। देखो, ये सब किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आने वालों को हमें स्थान देना ही होगा। जब हम कहते हैं कि भाई परिवार में भी गार्जियन होते हैं ना, मैं तो देखा हूं, अपने पिताजी को देखा हूं, पिताजी एक उम्र में आ गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई, जो हमारे सबसे छोटे चाचा जी थे, कहा अब घर द्वार का काम देखो, ज़्यादातर कहाँ है खेत, कहाँ क्या है, जरा जानो समझो, हम लोगों को भी बताते रहते थे। तो ये बात
देखो तो 70 वाले तो चुनाव ना लड़े तो 75 वाले क्या करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि चुनाव ना लड़े ऐसा नहीं। हाँ, मुझे पार्टी के लिए कोई पार्टी के प्रति एक भी लेश मात्र भी पार्टी के प्रति हमें न पहले शिकायत थी न। हाँ, पार्टी के कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, पार्टी के कुछ चेहरे हो सकते हैं जिनसे हमारा विचार न मिलता हो, हमारा मतलब मतभेद हो सकता है, जैसे? मनभेद नहीं। जैसे कोई अब जैसे कोई कुछ नहीं, ये आप दो बातें सौरभ जो कह रहे थे नाम वो ये आप बता घुमा देते तो गए। ठीक रहता, हमको बताने में दिक्कत हो रही है। नहीं, तो आप मैं चाह घुमा रहा हूँ गए। यही नाम बताया तो पहले ज्यादा अच्छा। सौरभ ने कहा कि 75 साल वाले क्या करें, उस पर आप घुमा गए कोई नहीं। कि क्या करें, बताना चाहिए कि नहीं, क्या नहीं। करें। संघ प्रमुख ने कहा 75 साल वाले जो भाई हैं संघ उनको प्रमुख छोड़ ने कहा है, संघ प्रमुख हमारे मार्गदर्शक है, इसमें दो मत नहीं। तो संघ प्रमुख की बात को हम काट भी नहीं सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मत है कि राजनीति में जहाँ तक उम्मीदवारी की बात हो, एक खास उम्र तक लोग उम्मीदवार बने तो अच्छा रहेगा। और राजनीति में सक्रिय राजनीति करने के लिए उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें आप सक्रिय राजनीति में भूमिका अदा करें, आपकी राय से आपकी राय आपका मार्गदर्शन हो, इसमें कहीं दो मत। आपकी ऐसी राय पार्टी के और लोगों की भी है? अब पार्टी की और लोगों की है, बहुत लोगों की होती है, ऐसा नहीं बहुत लोगों की नहीं है, बहुत लोगों की राय है। हम पार्टी के सिद्धांत और नीति को लेकर के चलने वाले लोग हैं। जो सामूहिक निर्णय होता है हम उसको मानते हैं, अकेला निर्णय नहीं। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत निर्णय कुछ हो, लेकिन सामूहिक निर्णय जो होगा हम पालन उसी का करते हैं। आपने कैसे रीड किया है इनके स्टेटमेंट को? ये खुल के बोलते हैं, किसी भी चीज़ पे अपने खुल के बोलने वाली पॉलिटिक्स लगातार ये करते रहे हैं और उस हिसाब से इन्होंने बोला है और समझा जा सकता है। सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर टिकट कटा तो ज़बरदस्त निराशा हुई थी, होनी भी चाहिए कि, और ख़ासतौर पे तब जब आपको समझ में ना आए। जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे पता चला था, उसमें किसी एक नेता के साथ इनका थोड़ी बहुत कुछ ऐसी ट्यूनिंग बहुत मैच नहीं की। उस नेता को, दिल्ली के नेता कि बिहार के नेता? नहीं, बिहार के नेताओं में कोई ऐसा नहीं था जो इनका टिकट काट सके। स्वाभाविक तौर पे वो बड़े लेवल पे ही था। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके बाद क्या पार्टी के साथ, जैसे पार्टी यहाँ दिल्ली आए, नड्डा जी से इनकी मुलाकात भी हुई थी, वो सारी चीज़ें हुई थी। अब पार्टी ज़रूर इनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी, खासतौर पे हिंदुत्व वाली चेहरे के लिहाज से। समझें कि बिहार में जो मुसलमानों की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको कैसे देखते हैं? जैसे बिहार के मुस्लिम, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में क्या ग्राउंड सिचुएशन है वो? देखिए, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। थोड़ा उसके पहले में एक बात मुझे जवाब देना आवश्यक आ गया। इन्होंने, आपने कहा सौरभ जी कि पार्टी से आपका विरोध है या पार्टी आपका विरोध करता है या पार्टी से आप विरोधी है। इसको तो पहले खुल करके जनता में बात जा रही है। नो पार्टी का मेरा, कभी पार्टी के नेतृत्व ने मेरा कोई विरोध का, मैंने ऐसा गलती कभी किया ही नहीं, इसलिए मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं होगा। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय प्रभारी विनोद तावड़े जी से समस्या हुई नहीं, थी। सुनिए, नहीं बीजेपी प्रभारी हैं जो, देखिए, मुझे लगा, अब राहुल जी आनंद लीजिए। मुझे किसी से भी कोई विरोध नहीं है। नहीं, मुझे बिहार बीजेपी प्रभारी हैं जो राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े, इनसे समस्या हुई थी। मैं देखिए, मैं प्रभारी हैं, प्रभारी रहे, हमारी कोई चिंता उसकी बात की नहीं है। हमें काम करने की पद्धति से, अगर मैं भी गलत काम कर रहा हूं तो मुझे टोको, ये काम अच्छा होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होनी चाहिए, हमें समष्टि की ओर बढ़ना है। तो हम करें या कोई करे, वो उचित नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी का हूं, चलिए, पार्टी के अंतिम, इस बात को ये देखो, खत्म कर दें। अंतिम पंक्ति पर पार्टी का जो निशान है वो मेरे लास्ट, आपको जब उसी आपको निशान जब जो पर कहना था जाएगा। आपने कहा, आज ठीक है, मैं पार्टी का बाकी बात कर्तव्यनिष्ठ आपने भी बोल कार्यकर्ता दी। के नाते, नहीं, ये बात भी पार्टी, सही है। पार्टी हमारी माँ है और पार्टी को मैं कभी इग्नोर न किया एक हूं, स्टेटमेंट करूंगा। एक और आया अश्विनी जी का। अभी आपको याद होगा, ये नीतीश जी के बेटे जो हैं वो बीच बीच में जागते हैं, कभी कभी फिर कुछ बोलते हैं। 2 बार तो ये बोल चुके हैं कि एनडीए मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करे कि जो चुनाव जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने ये स्टेटमेंट दिया कि उनको, अगर वो मुख्यमंत्री बने, निशांत अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। आप तेजस्वी की तुलना में बात कह रहे थे शायद, वो जी, जी, जरूर। कि तेजस्वी से बेहतर मुख्यमंत्री वो साबित होंगे। तो लेकिन उसमें लोगों ने सवाल ये पूछा, आप इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी पे तो पहुंच गए, इस पीढ़ी का आपका अपना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, वो नहीं आप बोले। अरे बिहार में कोई एक नेता बताइए कि भाई ये नीतीश जी के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बने और ये नेता होना चाहिए। भाई, होली के अवसर था और मुझे लोगों ने पूछा बक्सर में कि ये तेजस्वी, मैंने कहा कि जिनका जन्मजात ही, जिनका डीएनए ही भ्रष्टाचार में है, तो उससे अच्छा शासन देने वाला नीतीश जी का जो बउआ है, पुत्र है, मैं उसको जानता हूँ। मेरे
बेटे का वो जूनियर भी 2-3 साल जूनियर रहा है, काफ़ी प्यार करता था। तो मैं जानता हूँ लड़का संस्कारी है, तो वो अच्छा उससे बेहतर वो तो हो पॉलिटिक्स सकता में है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। बेटर हो सकता है। नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाता नहीं दिखाता, बीच में तो दिख रहा था और आगे भी दिखता रहेगा। नहीं, ऐसा- वो संस्कारी हैं, मतलब हाँ? संस्कारी कौन नहीं है? क्या तेजस्वी चीज़? से अगर तुलना हो तो आपने नीतीश जी के बेटे को बताया कि वो संस्कारी हैं। नहीं, मैंने कहा, तेजस्वी स्पष्ट कहा कि नीतीश जी का बेटा जरूर इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान भी है, और वो इंजीनियरिंग का छात्र रहा है पढ़ने का, और हर तरह से मैंने कहा कि जिसके डीएनए में ही पूरी तरह से डीएनए ही उसका, आप समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हो, कम से आप कम तो इसका इतना बच डीएनए के तो बोल बचा रहे हुआ। हैं। हाउस में आपके मुख्यमंत्री ने बोला जिसका बाप अपराधी हो। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता था, देखिए अब तो ये बहुत बार मीडिया में भी है, राजनीतिक चर्चाओं में भी है कि नीतीश जी का सेहत जो है वो नीतीश जी की सेहत ठीक नहीं है। तो ऐसे में छुपा के बात कहना, क्या आपको लगता है सच में कि नीतीश जी की जगह कोई और बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो बेहतर होगा? चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि उनके परिवार से हो, बीजेपी से हो, जिससे भी हो। नहीं, देखिए, नीतीश जी एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं, और मैंने जब 74 मूवमेंट जेपी आंदोलन चला, उस समय नीतीश जी को भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, और मैं ही सूचना देने वाला जाकर के वहाँ कहा कि भाई जेपी आ रहे हैं, आप उसकी अध्यक्षता करो। अच्छा, हम और सुशील जी गए थे। तो मुझे लग रहा है जेपी आंदोलन के एक बड़े चेहरे के रूप में सुशील मोदी रहे हैं, हम सब लोग, और उस समय से जेपी के अनुयायी रहे। जब जेपी छात्रों के बीच नहीं जा रहे थे और जेपी को न्योता देने गए थे घर पर, तो जेपी ने बड़ी डांट लगाई थी। कहा, मैं ऐसे छात्रों के बीच जाऊंगा जो दुपट्टा उठाते हैं, जो चिनिया बादाम के लिए लड़ाई करते हैं, जो सोडा एंड फाउंटेन बार जलाते हैं, मैं ऐसे छात्रों के बैठक में नहीं जाऊंगा, कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तब कहा, जेपी हम लोग दूसरों से भिन्न हैं। और मैं बैठ गया वहाँ 3 घंटे तक, सुशील मोदी और मैं 3 घंटे तक उनके नीचे बैठ गया। अंत में फिर उनको बुलाना पड़ा, फिर वो राजी हुए, और फिर वो गए, मतलब पटना विश्वविद्यालय में पहली बार छात्रों को एड्रेस करने के लिए गए। दिन में यूथ फॉर डेमोक्रेसी कुलदीप नैयर का सत्र था। तो नीतीश जी को मैं जानता हूँ, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहली बार जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में गए, तो अध्यक्षता उन्होंने किया था, नीतीश जी ने, और उस समय से एक अच्छे छात्र नेता के रूप में उभरे, और फिर छात्र आंदोलन से उभरे हुए लोग आज। लेकिन मुझे एक तकलीफ है, आज भी तकलीफ है, और मैं बराबर खोल के कहता हूँ कि जिस समय जेपी के सामने हम लोगों ने शपथ लिया था, जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस आंदोलन के एक चेहरे, हालांकि उस समय भी उनका चेहरा संदिग्ध था, उस समय भी जी बहुत ही संदिग्ध चेहरा था, उस समय भी उनको डांट जेपी की लगती थी। जब 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं आया था, तो उस समय जेपी ने बड़ी डांट लगा के उनको कमरे से, बैठक से निकाल दिया था। लालू जी को भाई बड़े चेहरे थे ना आंदोलन के, यहाँ तक कि पेपर में निकल गया 18 मार्च इन्होंने को। पूछा था कि नीतीश जी के बाद कौन? मैं वही कह रहा हूँ, 18 मार्च को लाठियां लगी, गोली किसी और जमुई के बेटे को लगा, और निकल गया न्यूज में कि फलना यादव हताहत हो गए, गोली से शिकार हो गए। कहाँ से आया? तो हताहत हो गए, तो आज भी भूत बन के कैसे हैं? ये सारे उनके परिवेश वही रहे हैं, और इसलिए आज जातिवाद के घिनौने दृश्य उपस्थापित करने वाला उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए आज जेपी की आत्मा पर चोट पहुंच रहा होगा। सर बार बार वही बात हो रही है, नीतीश जी के बाद कौन? आपकी पार्टी में कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का? भाई नीतीश जी के बाद कौन, ये तो कभी ऐसा होता है क्या कि कभी किसी के बाद कोई नहीं होगा? ऐसा कभी होता है? आपकी पार्टी में कौन है मुख्यमंत्री बनने लायक? भाई पार्टी में हमारे यहाँ सब प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार के लोग दक्ष हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि पार्टी में नहीं है। पार्टी में अनुशासित और टीम भाव से काम करने वाले लोग हैं। जब समय आएगा तो मिल करके पार्टी डिसाइड कर लेती है। चुनाव के बाद, नहीं। चुनाव के बाद मतलब। निश्चित रूप से, मतलब चुनाव के बाद निश्चित रूप से नीतीश जी नहीं बनेंगे। नहीं, नीतीश जी नहीं बनेंगे, ये सवाल ही नहीं है। नीतीश जी हमारे चेहरे हैं। अच्छा, अगर नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बड़े चेहरे हैं तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व लिखा में हमने था बिहार का ब्राह्मण फैक्टर, ब्राह्मण की चर्चा अभी तक नहीं, लोग पूछ रहे होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण बैठ के देख रहे होंगे, वो उसको मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। चलिए, आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट अभी पीछे आया, उन्होंने कहा, देखो वो ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा कि उसमें कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की चलती नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का भी ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ब्राह्मणों की चलती नहीं है,
लेकिन यूपी बिहार में खूब चलती है ब्राह्मणों की। आज भी वो बिल्कुल लठ वाले ब्राह्मण वहां पर हैं। है ऐसा बिहार में ब्राह्मणों का जलवा कुछ? भाई निश्चित रूप से ब्राह्मण, मैं पहले से कहता हूँ, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। और ब्राह्मण सबको लेके चलने का अगर किसी को दम है तो ब्राह्मणों में वो नेतृत्व क्षमता रहती है कि वो सबको साथ लेके चलता है। आज भी आप गांव में जाइए, अगर एक गरीब ब्राह्मण का भी मतलब कोई परिवार है तो उसके यहाँ बड़े बड़े दूसरे जाति के अमीर लोग भी आकर के पांव लगी पंडित। 2.5 मिनट पहले जातिवाद पे आप अभी लेक्चर दे रहे थे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। अगर ब्राह्मण जाति रहता तो मुझे आप बता दीजिए, अगर ब्राह्मण जाति रहता तो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ जो कहा ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण को देवता की तुलना में क्यों रखा गया? ये जातिवाद नहीं है। ये क्या, ये जातिवाद है क्या? ये जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण सर्वोमुखी, जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की बात आप करते हैं, आखिर मैंने कहा है क्या ब्राह्मण देवो आपको भव? लगता है बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवो भव होना चाहिए? अश्विनी चौबे ने कहा है या शास्त्रों में पहले से आ रहा है? ये मुझे बता दीजिए। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री अच्छा अश्विनी रहेगा चौबे बिहार ने में? नहीं कहा है। ब्राह्मण देवो भव ये शुरू से हमारा चला है। ब्राह्मण को देवता के तुल्य मानते हैं। हाँ, अगर ब्राह्मण चरित्रहीन हो जाए, ब्राह्मण संस्कारहीन हो जाए, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मण नहीं है, वो उससे भी नीचे है। राहुल गांधी ने अभी मनुवादी कहा है आप लोगों को, मनुवादी कहा है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए। राहुल जी क्या है पहले वो अपना पहले बताएं। बिहार में भी आज पहले वो क्या है वो बताएं। एक्टिव है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए? दिलचस्प चीज सौरभ ये तो नहीं होना है कि चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री सब प्रकार के हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं, एक बार नहीं कई बार हुए हैं। तो एक पीके ट्राई कर रहे पीके हैं, ट्राई पीके कर ब्राह्मण रहे हैं। या उसी बक्सर से हैं। पीके भी ब्राह्मण है। बक्सर से ही हैं सौरभ, इसीलिए मैंने जहाँ कार्यभूमि रही है। आपकी जबान पे सरस्वती ना बैठ जाए। भाई देखो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन ऐसा जाए। ऐसा नहीं। पार्टी तो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी, तीसरा कोई आने वाला नहीं है। ये जितने देख रहे हैं ना आटी पार्टी, अच्छा, वो आपने बताया नहीं जो मैंने ये पूछा सब, कि हाँ? मुस्लिम की क्या सिचुएशन है सीमांचल में, ग्राउंड पे क्या है? देखिए जो सीमांचल में आपने पूछा है, मैं अभी बराबर जाते रहता हूँ। सीमांचल में ठीक है कि वो संख्या ज़्यादा होने के कारण उसमें आक्रामकता ज़्यादा है, लेकिन सीमांचल के मुसलमान भी अब सोच रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड का वो विकृत स्वरूप चाहिए या नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में जो लाया है, जो संशोधन करके ये स्वरूप चाहिए। क्योंकि वहाँ बार बार लोगों ने मुसलमानों को सताया है, वहाँ बुरी तरह से मुसलमानों ने ही, मुसलमान नेताओं ने मुस्लिम को वहाँ सताया है। इसलिए आज की जो वहाँ स्थिति है वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोई अच्छा लिबरल आदमी आएगा तो निश्चित रूप से वोट एनडीए को भी वोट आपको अभी कितना वोट मिलता है मुसलमानों का कहाँ पर? बिहार में? भाई देखो, बिहार का मुसलमानों का सही बात आप जानेंगे, हमें मुसलमानों का वोट नाम मात्र का जगह जगह मिलता है, इसमें दो मत नहीं, जबकि हम सबके लिए करते हैं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। जब मैं विधायक बना था 90-95 के ईस्वी में, और पहला सड़क हमने बनाया था, जिस सड़क पर हम जा रहे थे तो वो सड़क का पानी बर्तन में चला गया। उस माँ के बर्तन में जो खाना बना रही थी मुस्लिम महिला थी, और पहला सड़क उसमें टी के घोष थे डीएम, और मैं आके धरना में बैठ गया कि पहले उस सड़क को बनाइए। मैं एक चीज मैंने वो पूछना आंखों से चाहता देखा। हूँ, इतना अगर आप मुसलमानों के लिए करते हैं तो मुसलमानों को टिकट कहाँ देते हैं? भाई टिकट देने की बात, जो सक्षम होंगे वो टिकट मिलता है, जो सक्षम रिप्रेजेंटेशन नहीं तो उसको सभी की टिकट नहीं करना चाहिए मिलता ना, है। सभी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन अगर की आप बात है। मुसलमानों के लिए फील करते हैं, सही सच बात में है। फील करते हैं, तो आप टिकट दीजिए उनको, नहीं। उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बनाइए। देते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं देते रहे, दिया गिने है, चुने आप पार्टी देते आप रही है। उंगलियों पे गिन सकते हैं। वहाँ मुस्लिम भाई, एसेट है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो एसेट है या बर्डन है? बर्डन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि क्या बहुत ज़्यादा घुसपैठिए भी आए हैं क्या? नहीं, SIR के रिपोर्ट में वास्तविकता जैसा आ तो रहा है। यह है, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि बड़ा जबरदस्त एक मतलब बहू ने अपने विद्रोह कर दिया था, न्यूज़ में भी आया था, मुस्लिम महिला थी, बांग्लादेशी थी। तो वहाँ भाटिया बादिया जो मुसलमानों का है वो तो वर्चस्व है, वो बाहरी मुस्लिम वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम उनका आ गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये लोग वहाँ वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ जो भी अपराध होते हैं उसमें अधिकांश वैसे लोग अपराध में भाग भी लेते आसानी हैं। से पहचाने जा पाते हैं बिहार में कि ये बाहरी है? निश्चित रूप से।
अभी क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, इसमें भी सवाल पूछा किसी ने, वो ठीक सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने सब बता दिया, इतने लोग मृत पाए गए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोग के 2 जगह वोट बन गए। ये नहीं बताया कि इतने लोग हमको घुसपैठिए मिले। जब 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ फॉर्म आपके पास वापस आ गया, तो उसमें ये भी तो पता लगा होगा कि कौन है बाहर का। वो तो अभी तक डेटा नहीं आया। नहीं, जो भी डाटा आया है, डाटा मालूम है। 52 लाख लोग जो हैं आपने जो हटाए लोग हैं। बाहरी है, बाहरी लोग हटे हैं। अभी तक उसमें ऐसा तो नहीं लिखा गया कि ये बाहरी है इसलिए हटाए गए। पिछले 20 सालों बाहरी में कुछ उसमें टर्म जो उसमें apply इसमें करते लिखा हैं। गया है कि ये जो 2 जगह इनका वोट था, ये इसमें लिखा गया ज्यादातर इतने है। लोगों की मृत्यु हो गई, ये लिखा गया कि इतने लेकिन जो है ये बाहर पिछले चले गए कुछ बिहार 20 से। सालों में कुछ समय को अगर छोड़ दें तो लगातार एनडीए की सरकार रही। इतने ज़्यादा घुसपैठिए आ जा रहे हैं, उनका सारा कार्ड बन जा रहा है, तो वहाँ की राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लग रहा है निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को भी निश्चित रूप से चाहिए था, लेकिन शुरू से मुझे लग रहा है, और ये कहने में मुझे शक्ति ने, मैं विद्यार्थी जीवन से बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन करता हूँ, बड़ा बड़ा आंदोलन वहाँ किया हूँ, मतलब किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में तो ये बहुत बड़े बड़े आंदोलन नीतीश जी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या वो भी करते थे? उसके नहीं, चलते हुआ ऐसा? अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि देखने की नज़रिया। उनको जब तथ्य सामने ला करके हम लोगों ने दिया है एक आध बार शुरू में, तो उन्होंने उसको स्वीकार भी किया, ऐसा नहीं है। नज़रिया जब देखने को हो जाता है कि नहीं सही में ये बात है। ठीक, अब ये तो बाकी सब चुनाव तय करेगा। अश्विनी जी, चुनाव के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और आप तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन आपने कहा मैं पार्टी के लिए तो लगा ही हुआ हूँ, तो देखते हैं इस बार आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत निश्चित रूप से बड़ी पार्टी खुली का चर्चा हुई। प्रदर्शन बहुत अच्छी बात है आपने रखा है। और भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के सनातन महाकुंभ से शुरुआत हुआ है, पार्टी का शुभ होगा। ठीक, और पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए जीतेगी, ठीक। मुझे विश्वास है 2/3 बहुमत से चुनाव जीत करके। बहुत शुक्रिया, एनडीए बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। राहुल जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।